लास्ट क्लास की कुछ आवाम गायब है क्या चक्कर उनका पहले नहीं था स्पेशल रोज हेलो एक नई चीज आ गई स्पेशल रोज हाँ बस डन भाई ऑनलाइन वाले बता दें आवाज का इशू तो नहीं है ना भाई हाँ आवाज का चलिए स्टार्ट ले लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बेटा लास्ट क्लास में हमने एनपीवी का हल्का सा स्टार्ट ले लिया था एक आध थोड़ी सी चीज और देखते हैं फिर एनपीवी के जो रूल्स हैं उस पर बात होगी इंशाल्लाह तुम्हारा दोस्त भी नहीं आया ऑनलाइन आया हुआ था बच्चा और क्लास से पहले ठीक है बेटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 200,000 साथ साथ में कॉपी करना है फिर आपने सॉल्व करना है क्या आ जाओ। ये आ गया बेटा और बोले बेटा आप कॉपी करें प्लीज और सॉल्व करना है आप चले मैं आपको इसको छुपा के बता दूं हाइड करो इसको। अगर जरूरत पड़ी तो आएगी नहीं वहां से देख लो वो क्या होगा वैसे ही चलेगा फिक्स कॉस्ट 50 और तो कुछ नहीं टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाता है फिर टैक्स तो टैक्सेबल प्रॉफिट में लगेगा अभी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने पहला 40 टैक्स एट द रेट कंट्रोल कंट्रोल सब पता चल जाए 1.5 आएगा ना 2 ले लेते जाने दे कोई बात नहीं। अपना सवाल हम जिसे क्लास नहीं वो घर में जाके 5 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके पीछे 5 आ रहा है 2 कैसे हो कोई बात
आई के में सब चलता है। आई के में भाई करवा, आई के में सही करने में मसले होते हैं, गलत तो वहां सूची से दे कहते हैं लोग कोई अपने। आगे आगे भी रेजिडुअल वैल्यू लास्ट टाइम आ जाए। क्लियर। टैक्स वैक्स का चक्कर आगे में नहीं आता, कंट्रोल रखो। अरे सब पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल रखें, कंट्रोल। कितना बड़ा एडिट ये कितना आ रहा है? सेम 35। 0.91, 0.8, 26751683621564। डिस्काउंट फैक्टर आ गया भाई। तो छुट्टी नहीं करनी चाहिए। बताए बेटा इसको कितना 36 24 और ये चलो डरा रहे हो आप, कौन सा मैथ शुरू हुआ? बच्चों के बारे में तो बताया था, दे लव मैथ्स। तो चार पॉजिटिव वैल्यू से दो नेगेटिव नेट ऑफ करें, बताएं फाइनल वैल्यू। नेगेटिव पॉजिटिव क्या 50 आ रही 50। चलें चेक करो भाई, देखो भाई एनपीवी 50 या कुछ और। -42 आ रही। -42,000। तो बेटा एनपीवी नेगेटिव है इसलिए हम क्या नहीं करें, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। ऑनलाइन वालों को सवाल ले लेते हैं जी, क्या सवाल है? -42 जबरदस्त जबरदस्त। और एक बच्चे का और सवाल आया था। और एक बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है, ये रेजिडुअल वैल्यू कहाँ से आई? ये कहाँ से आई है? ये देखिएगा बड़ा जादू। अब तो अल्लाह का शुक्र है मिटाने वाला चक्कर नहीं है ना, अब तो मजीद प्रूफ बता देंगे यहाँ से आई यार, चेक कर लो। और बोलो, पता लग गया बेटा ये कहाँ से आई। और एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ भी सेंड कर दिया करें लास्ट में सर, काइंडली मैं कॉपी नहीं कर सकता, मेरे हाथों में दर्द है और फलाना, पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा भाई इतना बड़ा पढ़ ले, धूप घाट से बाहर निकले जी। बच्चे हमारे बच्चे ही, ये शुक्र है बेटा आप लोग ऑडिट में नहीं पहुंच गए फौरन, नया मसला।
नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ऑडिट फॉर्म में आप पहुंच जाओ, नौकरी तो उठा के दे स्टाफ लोग तो चाहिए लोग। नहीं नहीं चाहिए कहाँ के लिए जिसका पास हो मिला हाँ सोच तो चाहिए। बेटा जरा एनपीवी के रूल्स की बात कर ले, बहुत आपने उल्टी सीधी एनपीवी से निकाल ली माजरत के साथ, ये आउटफ्लो वो इनफ्लो कुछ पता ही नहीं, नेट ऑफ कर लिया, फ्यूचर वैल्यू की डिस्काउंटिंग कर ली। अब जरा बात करते हैं ना प्रॉपर रूल्स, एनपीवी कैलकुलेट करने के कोई प्रिंसिपल हो क्या है, कोई तरीके जवाब मुश्किल रूल, तो देखते हैं भाई क्या रूल्स हैं एनपीवी, वन बाय वन समझिए। बेटा पहली चीज, जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो एनपीवी में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज को लिया है। एनपीवी निकालते वैसे किस पे काम कर, नहीं रेलेवेंट कैश फ्लोज आर कंसीडर। सिर्फ किसे लेंगे भाई, सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज को, बस खत्म। अब सारी डिस्कशन करनी है रेलेवेंट कैश फ्लोज। वैसे मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं, फिर हम स्पेसिफिक बात कर लेंगे। कोई गलती से आपको ज्यादा पढ़ा लिखा मिल गया, उसने कहा बताओ भाई रेलेवेंट कैश फ्लो क्या होता है? आपने एग्जाम्पल दी से एग्जाम्पल समझा, ठीक है। आसान सा मतलब ये, हर वो कैश फ्लो रेलेवेंट है जिस पर आपके डिसीजन लेने से कोई इफेक्ट पड़े। अगर आपके डिसीजन से कोई फर्क पड़ जाता है तो वो रेलेवेंट है, बस खत्म। आपके डिसीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, माजरत के साथ रेलेवेंट नहीं। इससे हट के बात करो समझाने की, जैसे रिलेटिव्स भी माजरत के साथ दो तरह के होते हैं। एक ऐसा रिलेटिव होता है कि मतलब वो आपके बारे में कुछ कहे तो आप फौरन रिएक्शन बताते हैं, यार ये क्या बात की और ये फलाना, वो रेलेवेंट है बंदा। बाद ऐसे होते हैं कुछ बोल लेते हैं, आप कहते हैं बोलने से क्या फर्क, मतलब आप टेंशन ही नहीं ले रहे, उल्टा वो परेशान चल रहे, बोले यार हमारे कहने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने कहा यार मेरे लिहाज से रेलेवेंट है, जो मर्जी हो यार। तो रेलेवेंट का मैंने आइडिया आपको दे दिया भाई, अगर आपके डिसीजन लेने से कोई फर्क पड़ रहा है तो कैश फ्लो क्या होगा, रेलेवेंट। अब सारी डिस्कशन में जो करनी है, पहले इस ए बी करनी है। तो वन बाय वन, पहला पॉइंट, फ्यूचर की जो कॉस्ट है ना, फ्यूचर कॉस्ट वो रेलेवेंट है। कौन सी कॉस्ट, हाँ इस चीज की सब बताएंगे बट बाइकिंग की तो बात नहीं हुई, जल्दी है बच्चों। फ्यूचर कॉस्ट क्या है, रेलेवेंट। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, बेटा इन्वेस्ट कर थोड़ी दिया, इन्वेस्ट करना अभी बाकी है, समझ में आ रही है? तो फ्यूचर में प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी पैसा लगा वो सब क्या है, रेलेवेंट। तो कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होती है, फ्यूचर, फ्यूचर पर। तो फ्यूचर की कॉस्ट क्या है, रेलेवेंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है, आगे आएगा पॉइंट, यानी कि हम उसको भी कहते हैं कॉस्ट
yet to be चल incurred, वो कॉस्ट जो भी incurred होना बाकी। ठीक है, थोड़ा समझिएगा एक चीज। प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले आपके स्टाफ ने कोई R&D उस प्रोजेक्ट के ऊपर किया, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, तो वो तो आपने प्रोजेक्ट से पहले बनाई, उसमें जो भी पैसा लगेगा काम करेंगे, आगे वो पॉइंट आएंगे। कॉस्ट कौन सी जो फ्यूचर में लगेगी, बस वो रेलेवेंट है। तो पास्ट की बात करें, इसमें भी एक चीज क्लियर कर लें, एग्जामिनर ट्रिक खेलता है कभी कभी। कहता है प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी की, उसकी एक कॉस्ट है, ठीक है, और हम इसकी पेमेंट करेंगे प्रोजेक्ट के 2 साल के बाद। सर ये इररेलेवेंट, आप प्रोजेक्ट शुरू करें ना करें, टेक्निकली आप सर्विसेज तो ले चुके हो और वो इनकर्ड हो चुकी है चीज, सिर्फ पे करना बाकी। बात समझ में आए? तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे, फ्यूचर। हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि यार अभी तक वो कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं हुई। ठीक है, अगर आपने किसी से सर्विसेज ले ली है, पेमेंट नहीं की, टेक्निकली वो इनकर्ड हो चुकी है चीज, पेमेंट आप जब भी करें। तो जो पैसा फ्यूचर में लगेगा, जो कॉस्ट अभी तक नहीं लगी, वो बेसिकली जब प्रोजेक्ट पे लगेगी तो सब क्या है, रेलेवेंट। इसी तरह से सुनिएगा, बेनिफिट्स जो फ्यूचर में आपको प्रोजेक्ट से मिलेंगे वो रेलेवेंट। भाई आप देखें ना, अबे सेल हो थोड़ी गई है, ये सारी सेल्स अभी होना बाकी। तो कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड है, सेम अप्लाइज ऑन बेनिफिट्स, बेनिफिट्स येट टू बी अर्न्ड, यानी कि बेनिफिट्स भी मिलना अभी बाकी। इसी के साथ ले लेता हूँ स्लैश से। बिल थोड़ी के बेनिफिट मिलना अभी बाकी। चलिए अगले पॉइंट समझ लो। अब देखिए, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, भाई जो भी हो यार, वो बस प्रोजेक्ट की वजह से हो। किसकी वजह से? कॉज बाय द प्रोजेक्ट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, हम बात कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की, हम बात कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वह हो सकता है ना एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़े, रेलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हमें पता होना चाहिए, बेनिफिट्स फॉरगोन फॉर द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बेनिफिट आप लूज करते हैं वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सेकंड बेस्ट क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट बेस्ट को आप ऑप्ट करते हैं, तभी तो डेफिनेशन में सेकंड बेस्ट है। ये थोड़ी के सर में फर्स्ट बेस्ट है क्या, सेकंड बेस्ट होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, आप पहली दफा जॉब पे जा रहे हो, जिंदगी में पहला इंटरव्यू है, तो नॉर्मली फर्स्ट इंटरव्यू में नॉर्मली लोग सैलरी को लेकर इतने फड्डे नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती नहीं, घर में फारिग होते। एम्प्लॉयर ने कहा भाई मैं आपको खाली 1.5 लाख रुपए दूंगा, हमें कम है लेकिन चलेंगे, कोई बात नहीं, आप भी खाते 1.5 लाख डन, हमें वीक में लेकिन 2 दिन ही आने, 2 घंटे। हमें तो टॉप 10 स्किल वाला तो नहीं आ गया। अल्लाह माफ करे।
चलिए 1.5 लाख में आपकी माशाल्लाह सैलरी स्टार्ट, लेकिन 6 महीने के बाद आपको कहीं और से ऑफर आ गया। अब वो लोग भी यकीन माने, आपसे आपकी पुरानी सैलरी पूछेंगे, और यकीन तो कोई करता ही नहीं, कहेंगे यार जरा वो प्रूफ भी अगर आप दे दें जो सैलरी है बोल लो, बता दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, जो मार्केट का ट्रेंड है, 20-25% आपको पुरानी सैलरी से ज्यादा ऑफर किया है। ठीक। लेकिन ये कंपनी अलग है, ये कह रहे हैं थोड़ा कम देने के मूड ये कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा चले हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, आपने कहा भाई मेरी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, यार कैसे ज्यादा, 1.5 लाख दे रहे हैं आपको, 2 दे रहे हैं। आपने यार 1.5 लाख के साथ साथ उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे रखी, पराडो दी 0, और 2,000 का बैंक। बोला क्या किसी ग्राउंड पे कब्जा करके दे दिया, तभी मोहल्लों में से ग्राउंड पाए हुए। और आपने इसके अलावा हर 6 महीने मालदीव से ट्रिप, न्यू ईयर का ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप, रमजान में पूरा 1 महीना मक्का मदीना, तो काम ऊपर ही करते, कभी मालदीव, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी काम। तो भाई काम कौन कर रहा है? नहीं, काम भी है, अच्छी बात है। मेरा इसके अलावा 60 दिन की छुट्टी अलग। मतलब भाई, हम नहीं रख सकते। आपने ना उसके अकॉर्डिंगली मेरी सैलरी अराउंड 2 मिलियन होनी चाहिए। हाँ वही थी, जब वो कंपनी बंद हो जाए आपकी हरकतों की वजह से, फिर आ जाएगी वापस। तो सेकंड टाइम जब जॉब लगेगी तो भाई पुरानी जॉब की सैलरी तो अपॉर्चुनिटी लॉस है ना, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अच्छा थर्ड सुनिए, बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो, एक्सेप्ट ले लेते, एक्सेप्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? टैक्स डेप्रिसिएशन आ गया, ये क्या कहानी है टैक्स डेप्रिसिएशन? अनदर नेम फॉर द टैक्स डेप्रिसिएशन इज, क्या नाम है दूसरा भाई बताएं? एक और नाम भी होता है कैपिटल अलाउंस। पता है, बता नहीं रहे, बताएंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन को कैपिटल अलाउंसेस भी कहते हैं, कैपिटल अलाउंस। सुन ले, बाय डेफिनेशन चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, क्या कैश। एक्सेप्शन बीच में आ गई किसी, टैक्स डेप्रिसिएशन, अनदर नेम इज कैपिटल अलाउंसेस। इसको जरा समझना है भाई, एक्सेप्शन प्लीज सुनिए। इसके ऊपर ना पास्ट पेपर में कहीं और हमारे एक दफा 2 और एक दफा 4 मार्क्स का सवाल है, सुनिए। टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैश आउटफ्लो नहीं होता, फिर भी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हुए टैक्स डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं। सवाल भाई क्यों? टैक्स डेप्रिसिएशन को एनपीवी कैलकुलेट करते हुए कंसीडर इसलिए किया जाता है, टैक्स डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस होने की वजह से आपका टैक्स सेव होता है। तो इस टैक्स डेप्रिसिएशन का एक पर्पज है, व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस योर टैक्सेबल प्रॉफिट व्हिच लीड्स टू टैक्स सेविंग। इसलिए आप टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं। अच्छा टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, एग्जामिनर खुद बताए। कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने टैक्स डेप्रिसिएशन
टैक्स के जो सारे के सारे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली निकालना है, पहले इनिशियल अनाउंस देना है और फिर ये करना है, तो कुछ भी नहीं। वो बेचारा खुद ही गरीब का बच्चा कह रहे थे, मेजोरिटी एक ही बात बोल रहा था, ऐसा 25% रिड्यूसिंग बैलेंस लेते टैक्स एप्लीकेशन खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको बस कह दिया टैक्स एप्लीकेशन छोड़ दिया, बोला बच्चे को रूल पता होना चाहिए टैक्स, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सी फैब में करते हैं, कहते हैं मादरत के साथ एक दफा की थी एग्जैक्टली, मुझे सवाल याद नहीं, बीएफडी में गया एग्जैक्टली की थी उससे। दूसरा मैं बता रहा हूँ भी इतना खुश हो रहे थे, मैं खुश होने की क्या बात। बोले जिस बच्चे को पता था उसके मजे आ गए, भाई जिसको नहीं पता था उसका तो कसूर ही नहीं। एक बंदा पेपर बनाते हुए ये क्यों अज्यूम कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर बनाते हो आप ये अज्यूम कर रहे हो उसको टैक्स का सारा पता है, तो गलत चीटिंग है। जो पेपर है आप उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आपको टैक्स एप्रिसिएशन का तरीका एग्जामिनर बताए, बात क्लियर होगी। अब इसमें थोड़ी सी बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट। टैक्स डेप्रिसिएशन खुद नॉन कैश होता है, फिर भी कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या सेव होता है। इस पे लेकिन अब 2 मिनट लगाना लाजमी, वरना मसला हो। अज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स है 100,000, अजम्पशन वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 30,000, एडिशनल फिक्स कॉस्ट 20 ले लेते हैं। टैक्स एप्रिसिएशन आ गया मान लो यार 20,000। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 30। रिज्यूम कर लेते हैं भाई, टैक्स सेम ईयर में पे हो रहा है, सिर्फ एक चीज समझानी। टैक्स पेमेंट वही मशहूर जमाना 30% लेते हैं 9,000। हम लेकिन काम का पड़ना, मेरी बात सुनिए। टैक्स डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पहले माइनस किया जाता है ताकि सही टैक्सेबल प्रॉफिट आ सके। भाई आप भी तो करते होंगे ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल में कन्वर्ट करते होंगे, यस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते होंगे, कैपिटल लॉसेस को माइनस करते होंगे, यस। तो भाई आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट, खत्म, टैक्स निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब ऐड बैक करोगे टैक्स डेप्रिसिएशन विच इज 20,000। अब सवाल, पहले माइनस क्यों किया, कर दिया तो ऐड क्यों किया, जवाब सुनिए। माइनस करने की रीजन ये ताकि सही टैक्सेबल प्रॉफिट आ सके, और ये माइनस करने से आपका टैक्स सेव होता है। अब ऐड क्यों किया भाई, इट्स अ नॉन कैश आइटम, इसलिए ऐड बैक करो, क्योंकि एनपीवी निकालते हुए सिर्फ कौन से आइटम्स लेंगे, कैश। आइडिया। देखो क्या चीज गलत होती है समझना, अगर आप 1 लाख लो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट लो 30,000, एडिशनल फिक्स कॉस्ट 20, अगर आप टैक्स एप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करते, टेक्निकली लॉजिकली आपका टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा भी आ रहा है और गलत भी आ रहा है। आप इसका टैक्स लोगे तो 15,000 है, 15 तो हमारा टैक्स बनता ही नहीं है, सोचे आप। बात क्लियर। हमारा टैक्स तो कितना बनता है, 9 बनता है। तो पहले माइनस करेंगे हम ताकि सही टैक्सेबल प्रॉफिट आ सके, टैक्स निकाल लिया, फिर क्या कर देंगे, ऐड कर, नहीं इसमें कुछ चीजें बतानी है सिर्फ, मान लो और कुछ भी नहीं। इसको मैं नेट ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, 41,000, यस। तो और मुझे कुछ प्रेजेंटेशन समझानी है पहली क्लास में सीखनी है, वरना बच्चे ना एंड में जाके अजीब से हो रहे थे, फ्री फंड। एक और प्रेजेंटेशन है विच इज नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल, कुछ फनकार करा रहे होते हैं, गलत है, जरूरत नहीं उसकी। अब आगे जाओ। सर जो हम ईयरली टेबल बनाएंगे तो उसमें हम 50,000 शो करेंगे कि 30,000। बेटा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बताएंगे T1 में, 30।
और नेट कैश फ्लो T1 का कितना आएगा बेटा? 41। ये बात क्लियर हुई? यस सर। गुड। माइक बंद कर दो, बच्चों की नींद खराब हो रही है। एक और एक और प्रेजेंटेशन। बेटा टैक्स एप्रिसिएशन है कितना? 20,000। अब लॉजिकली उस 20,000 में से टैक्स सेव होगा। अगर आप टैक्स एप्रिसिएशन 20,000 लें, उसका 30% ले लो, कितना आ जाएगा? 6,000। यहाँ पे आप 6 की सेविंग लिखो। 6 की क्या लिखे? पहुंच जाएंगे 41 पे। ये भी प्रेजेंटेशन पहुंच हम वहीं पे 41। बात की लगी नहीं, फर्स्ट पे रहे ज्यादा पे। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ भाई, देखिए एग्जामिनर ना बड़ी तफरीह करता है। ज्यादातर सवाल जो पहली प्रेजेंटेशन है इसके अकॉर्डिंगली करता है, कभी एक आध दूसरी बच्चा उसमें ही पागल हो जाता है, सर ये देखें क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, पता होना चाहिए वैरायटी। एक और वैरायटी बताना जरूरी। 1 डेढ़ महीने पहले भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, 1 डेढ़ महीने 3 हफ्ते का। फिर उसको मैंने समझाया, शुक्र है अल्लाह उसको समझ में आया। तीसरी प्रेजेंटेशन देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं थर्ड। सेल्स वही 1 लाख। ये सारी प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम में दिखा रहा हूँ ताकि भाई ये टुवर्ड्स दी एंड ऑफ पेपर ना आप लोग जब एग्जामिनर की अलग अलग प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर आप बोल रहे हैं सर ये देखें आप क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे हैं। बस ठीक है वो। एडिशनल फिक्स 20। ये वर्किंग वन टैक्स करो, ये तफरीह एग्जामिनर करता है। उसने क्या किया, उसने वर्किंग वन की, उसने सेल्स ली 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ली 30, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ली 20, 50 का उसने क्या निकाला प्रॉफिट, टैक्स एप्रिसिएशन लिया उसने 20, उसको ऊपर ही ले लो आगे आप चले ले लो। लॉजिकली कितना किस पे पहुंचे? 30। इसका 30% ले लो, इसका 30% लेंगे कितना है? यहाँ पे उसने 9,000 माइनस कर दी बस। अब एक अगर मैं इसको एग्जैक्टली उस पर लेके जाऊँ, अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इन सबको नेट ऑफ करें, ये 41 आ जाए। अब स्टूडेंट का सवाल पता है क्या होता है? सर आपने कहा था डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फिर ऐड करेंगे, उसने माइनस किया ऐड नहीं किया। भाई इस दफा उसका मूड चेंज होगी। उसने कहा मेन प्रेजेंटेशन में खाली टैक्स की पेमेंट दिखाओ बस। वो तो वर्किंग कर रहा है ना भाई, उसने वर्किंग में एक टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लिया, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया उसने, बस टैक्स दिखाना था, यहाँ दिखा दिया खत्म। बच्चे इसके पीछे बार बार मैसेजेस क्वेश्चन मार्क के साथ, ये +20 क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। हमें तो बोला था कि माइनस होगा तो ऐड भी होगा। भाई पागल, ये भी तो देखो, वो तो वर्किंग है। और वो गरीब का बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, अलग से टैक्स निकाल रहा है, उसको भी चाहिए भाई एक ही तरीके से सॉल्व कर दूं, हमारे लिए मसले क्रिएट कर। तो मेरा मतलब मैंने सारी वैरायटी बता दी है। अब खुदा के लिए हरकतें नहीं करी, इस बार उसने माइनस किया लेकिन ऐड नहीं किया। तो ये हमारी स्टूडेंट उसने ये सवाल पूछा था, तो अल्लाह का शुक्र है मैं एक आध हफ्ते में उनको कॉल करके जवाब दे समझ में आया उसको, शुक्र है। टाइमिंग का मसला है, उनका कंट्री अलग, कॉल ये समझ में आ गया, शुक्र है। ये बात क्लियर हो गई, सारी वैरायटी क्लियर, किसी वैरायटी में कोई मसला मेरे लिहाज से आप लोगों को ना वैरायटी नंबर 1 पे रहना चाहिए, यही बेहतर।
पहले माइनस करो ताकि सही टैक्सेबल प्रॉफिट आ सके, टैक्स निकाल लो, फिर क्या कर दो, ऐड बैक करो। क्या कहना बेटा? अरे कंट्रोल बेटा, अभी रेजिडेंट में तो गए ही नहीं है, क्या हो रहा है? बाल बच्चे फुल जल्दी में मेरे बाहर। टेम्पो बना ना, खराब हो जाएगा। टेम्पो कहाँ से बने? क्योंकि पूरे सेमेस्टर में टेम्पो नहीं बनते, दूसरे दिन में टेम्पो बन गया, अल्लाह माफ करे। जी बेटा, ये वैरायटी क्लियर होगी तो बेटा, बस से पता लग गया टैक्स एप्रिसिएशन के साथ कैसे डील करो, भाई ये बता दो। क्लियर? चेक कर लो भाई, वैरायटी आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी। पिक्चर है, न्यू अराइवल है ऊपर, ये हमारे न्यू अराइवल है। ये इसी पिक्चर ले लो भाई, तो खुद ही हिल रहा है, अल्लाह माफ कर। यार हमारे बच्चे क्या बताऊं। डन, दूसरी ले ली पिक्चर आप, इसकी बेटा मेरी, मेरी वैसे ही फेसबुक में बहुत आलम है। बस बेटा ऐसे नहीं, कुछ नहीं भी लगी होगी, शाही पुरानी नहीं होगी। चले बेटा आगे चलते हैं। नहीं, 18 से 20। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से आता है या सिर्फ एनपीवी? नहीं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनपीवी, बाकी आईआरआर वो भी एनपीवी की तरह है। पे बैक बेचारा अभी भी है 204 मार्क्स से, यही है सब। अच्छा जी, मैं आज टैक्स एप्रिसिएशन का बहुत मुनासिब आइडिया फिलहाल हो गया, हाउ टू डील। अच्छा जी, अब एक और चीज समझ ली थोड़ी सा। मान लो कि सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझाना है। लेट्स से इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं भाई 200,000। नहीं वैसे ही याद हो जाएगा, नहीं लिखने के लिए कौन देता है, बेचारे वो खुद नहीं बताना वहाँ। रूल्स थोड़ी मैं यार, ऑनलाइन वालों का क्या सवाल है भाई, यही तो नहीं है, यही है भाई, क्या चल रहा है भाई। चलिए प्रोजेक्ट की लाइफ लेते हैं 4 इयर्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200,
लेट्स से प्रॉफिट ले लेते हैं बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट सारी वैल्यू से ले लेते हैं फिर रिमाइंडिंग ऑफ फिलहाल मसला है। अच्छा जी, टैक्स का रेट ले लेते हैं 30%। मुझे सिर्फ छोटा सा पॉइंट बताना है। पेड ले लेते हैं विद डिले ओपन, 1 साल के डिले से आप ओके। अब बेटा समझिएगा, टैक्स डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक वर्किंग ले लेते हैं। ये वैरायटी जो भी समझाने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी। वर्किंग वन, वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन। हर साल क्या आएगा, T1 T2 इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, इसका 25% लेंगे कितना आ जाएगा, 50। यस, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है रिटन डाउन। आप 2 लाख में से 50 माइनस करें 150 आएगा, उसका 25% लें तो मेरे ख्याल से 37,500 आता है। यस, या फिर हम 50 का ही 75% लें। बात समझ में आ रही? आप 1,50,000 का 25 लें या 50 का 75 लें, बात क्लियर है? ये तो बड़ा एक सिंपल सा मैथ्स है, वी ऑल लव मैथ्स। इसका ही 75 ले लेंगे ये। अगर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर हम पहले डेप्रिसिएशन का 80%, अगर 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो हम पहले डेप्रिसिएशन का 70%। क्लियर हो? अब देखिए बेटा, अब 37,500 का ले लें 70%, बताएं क्या कितना, 28,120। अब बेटा असल पॉइंट आ रहा है, लेकिन अब जो पॉइंट आ रहा है ना, ध्यान से इसको समझना है, बाद में कॉपी। ये अब सबसे काम का पॉइंट, क्योंकि इसमें ना मार्केट के अंदर अलग अलग प्रेजेंटेशन बिला वजह बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, तो काफी पहले बीएमडी के बच्चे मिले, उनको प्रेजेंटेशन देखा, उन्होंने बोला सर काम आसान कर दिया। तो इतना आसान, मैं बेटा हम तो शुरू से इसी को फॉलो करते हैं। ये पहली दफा तो हुई, समझिएगा यार, ये क्या कहा सुनना। आप लोग सब माशाल्लाह एक आईएएस है, बहुत दिल से पढ़ते ही रहते। पी पी ई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए 16 ये कहता है कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट को एसेट की यूजफुल लाइफ के अंदर अंदर डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए। डेप्रिशिएबल कॉस्ट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू।
यूजफुल लाइफ में कौन सी कॉस्ट डेप्रिशिएट होती है? डेप्रिशिएबल। इसका मतलब ये हुआ इसकी लाइफ 4 साल है, 200,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 1। तो बेटा यूजफुल लाइफ 4 साल में 150 को क्या हो जाना चाहिए? डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर में निकलेगी बैलेंसिंग फिगर, और पूरी ईमानदारी से एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर लिख कर आएंगे, उसको पागल नहीं करते, वही घूम रहे कहां से लाया है? बेटा 150 में से ये तीनों माइनस करो, बताओ क्या? 34। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, इस 34,375 में डिस्पोजल पे अगर कोई गेन या लॉस आया उसका इम्पैक्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बैलेंसिंग फिगर में डिस्पोजल का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, कुछ ना करना क्या वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये लास्ट से में क्या है? वो ये है, यस। अब जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको अगली प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह, टैक्स डेप्रिसिएशन वाली। तो भाई आप यहाँ से 150 में से कितना माइनस करेंगे? 50, 37,000, 28, 125, 34, 370। अब बस आपके पास आ जाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट्स, यस। तो ये 1 लाख आ जाएगा, ये कितना आएगा? 62,500 है कुछ और? ये बड़ा बता, 120 माइनस 2821, लास्ट वाला 16, 14 से शुरू करेंगे, 14, टैक्स एट द रेट 30%, 30,000, 62,500 का 30%, बताएं क्या? फिर इसका 30, बेटा 27, फिर इसका 30। अब आप क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे किसको? टैक्स डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम है। नेट गैस बिल जो भी आ जाएगी, मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है, देखें आप उसको। हमने लास्ट टाइम में क्या निकाला था? बैलेंसिंग फिगर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं हो, जो भी कैसे हो, वो कहते हैं यार हम लास्ट ईयर में भी वो इसको ना स्प्लिट करने के चक्कर में, कि टैक्स एप्लीकेशन कितना है, डिस्पोजल का इम्पैक्ट कितना है। चलो मैं अगर आपको जल्दी से बता दूं, T4 में अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है, जो कि आपको नहीं करना, आप 28,125 का 75% ले लो, क्या आता है बताओ? कितना? ठीक। अब ओरिजिनल जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट है वो है भाई 200,000। इसमें से अगर मैं सारे डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, 50 भी माइनस कर दूं, 27,500 भी माइनस कर दूं, 28,125,
और ये भी माइनस करो, एक नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितनी आती है? 63। फिर एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या, उतने में हम बेच रहे हैं। सेल प्रोसीड है 50, लॉस हो रहा है ना डिस्पोजल पे, लॉस कितने का आ गया 13, ये आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल की वजह से भी टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, T4 में अगर मैं डेप्रिसिएशन के नाम पे 21093 माइनस करूं और 13285 282 भी माइनस करूं, इन दोनों को ऐड करें वही अमाउंट आ रहा है ना जो हमने निकाला था। यस, यही आ रहा है। पहले आप इन दोनों को माइनस करोगे, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड बैक करेंगे। तो भाई इतनी अपनी आप को मुशक्कत में डालने की जरूरत जी, इन दोनों का रिजल्ट वही आ रहा है। यस चलो बात क्लियर है? तो बेटा इंस्टेड क्या आप अलग से डेप्रिसिएशन निकालें, फिर गेन या लॉस और डिस्पोजल निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली किस पे चले जाओगे, बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ रही? 200 माइनस करते हैं, ऑप्शन किया था। ये तो समझाने के लिए कि पहले अगर डिस्पोजल वाले ईयर में पहले नेटबुक वैल्यू निकाली, 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस जो सही वाला जो फॉर्मेट है, ये बेटा कॉस्ट माइनस आरवी, ताकि क्या आ सके डेप्रिशिएबल कॉस्ट। क्लियर हो? तो मेरे लिहाज से बैलेंसिंग फिगर वाले जो है वो सबसे आसान है, सारे इम्पैक्ट आ जाते हैं। ये है अच्छा, माइनस किया, टैक्सेबल प्रॉफिट आया, टैक्स निकाला, फिर ऐड बैक करो। ये आई होप कि वैरायटी आपको क्लियर बेहतर है, जो आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं आप उसी पे रहें, ना कि आप हर प्रेजेंटेशन को देख के अपनी प्रेजेंटेशन चेंज करें। नेवर डू दैट। वो भी बेटा
पढ़ाई बेटा लेना क्या है इसमें, नहीं कुछ भी नहीं करना, कोई एनपीवी नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेजेंटेशन बताने की कोशिश की है बस। एनपीवी मत निकाल, निकालना चाह रहे हो मैं दे रहा हूँ बहुत सिर्फ कैपिटल निकाल। एनपीवी चाहिए सर, एनपीवी चाहिए, एनपीवी खपे सर। और सब कैपिटल भी ऐड कर लो भाई, बच्चों की फरमाइश पे। और एक बच्चे ने एनपीवी भी निकाल ली और बोल, अब निकाल ले एनपीवी भाई। 12। इसको टाइम कर दो ना। अरे 10 ही करो यार सर, क्या यार आप भी यार, 10 के आदि हो गए, 12 वाला नहीं हो तुमसे। हाँ ये हटाओ, इतनी मेहनत नहीं करा हमसे, बिना वजह हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे, बता रहे बस। 10 करो तो पॉजिटिव फीडबैक, सही बता। और बता। अरे बेटा, चेक कर ऑनलाइन वाले बच्चे एक दो जा चुके हैं। फाइल ग्रुप पे शेयर कर दें, फाइल कहाँ से शेयर कर दें? फिलहाल ये फैसिलिटी आई नहीं, वेट करना। जी बेटा कॉपी कर ली, कोई बच्चा अभी भी कॉपी कर, ऑनलाइन वाले बच्चे कॉपी कर चुके हैं। छुट्टी बेटा, जो बच्चा कर चुका है जा सकता है, जाहिर सी बात है। घर जाना, तलावत करनी, लेक्चर नमाज। दूसरी क्लास, आप कौन सी क्लास कितना है तक स्टार्ट करो? 3:30। अरे ऐसा FI2 की चल, उसको शेयर करके हाँ एप्रिसिएशन देंगे हम उसमें। क्या बात है, कितनी पिक्चर ले रहे हो?